नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम हिंदी विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेट परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे। दिसंबर 2004 से वर्तमान तक आपकी जितनी भी नेट परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उन सभी के पुराने प्रश्न पत्र हम इस सीरीज के अंतर्गत हल करेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही प्रश्न लगातार इनमें से ही बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ बीच में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन पुनः 2004 और 5 के प्रश्न पत्र से भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हम नेट परीक्षा के पेपर हमारे चैनल पे सॉल्व करते रहते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इस बात को प्रमाण स्वरूप देख सकते हैं जो आपके लेटेस्ट पेपर आयोजित हो रहे हैं। अब उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इन सब चीज़ों पर भी हम वीडियो के मध्य में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर हैं, आपके कम समय में आपकी जो पूरी तैयारी करनी है या रिवीजन करना है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो भारत के किसी भी राज्य से, या नेट परीक्षा, देखिए नेट के तो ये हैं ही, इसके अलावा पीजीटी और टीजीटी का जो बदलती परीक्षा पैटर्न है, उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी हैं। यानी यदि आप हिंदी साहित्य से पेपर देने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो भले ही आप नेट न देकर असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, लेकिन इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। कुछ प्रश्न आपको सरल लग सकते हैं, क्योंकि बार बार आप पढ़ते रहते हैं तो लगता है कि वो सरल हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छे स्तर के हैं, तो आप जरूर देखें। पहला है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश। सारे ऑप्शंस में यहाँ नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ सही उत्तर पढ़ूंगी, और जहां व्याख्या की आवश्यकता है वहां आपको व्याख्या भी बताऊंगी। तो मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अब ऑप्शन में अबहट्ट और अपभ्रंश दोनों दिए हुए हैं, तो इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा वर्तमान में, या तो अबहट्ट होगा या अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप था उसे ही अबहट्ट कहते हैं। कई जो पुराने पेपर्स मैंने चेक करे हैं उसमें अपभ्रंश दिया हुआ है और कई जगह अबहट्ट दिया हुआ है। तो आशा है कि आपका इस तरीके का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अबहट्ट अधिक सार्थक है, क्योंकि अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप है उसमें ये कीर्तिलता लिखी गई है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन करा है विद्यापति ने, और साथ ही साथ है कीर्ति पताका, उसमें राजा शिव सिंह का वर्णन किया है विद्यापति ने। ये विद्यापति की रचना है, कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों ही। लेकिन पूछा जाता है रचना किस पर आधारित है, तो ऐसा इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 343, 343। साथ ही आप याद रखें कि 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेदों में? ये 343 से लेकर 351 तक, और 14 सितंबर 1949 को इसे मतलब राजभाषा घोषित किया गया था। आदिकाल में किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना करी? तो आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अबहट्ट भाषा में रचना करी थी। सर्वप्रथम ये था, देखिए, अमीर खुसरो की खड़ी बोली है और कुतुबन और मंझन इन दोनों की अवधि है। तो अब अब्दुल रहमान ऐसे जिनकी अबहट्ट भाषा है। इनका प्रसिद्ध खंड काव्य है संदेश राशक, बार बार पूछा जाता है। 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग ये जो समय है, इसमें संदेश राशक खंड काव्य लिखा गया,
और संदेश रासक खंड काव्य में विक्रमपुर की एक विरहनी की गाथा प्रस्तुत की गई है। ये सभी प्रश्न पूछे हुए, कौन सी सदी में लिखा गया और कौन से नगर का इसमें वर्णन है, तो ये सब अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके एक जगह मैंने लिख लिया है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में बोलते समय हम उससे संबंधित एक दो पॉइंट छोड़ देते हैं, कोई प्रश्न छूटे नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। कुछ पहले से नोट डाउन था, कुछ अब कर दिया। इसी तरीके से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे है? तो ये रामानंद है, हम सभी जानते हैं, प्रसिद्ध उक्ति है, शुक्ल की बुक में भी मिल जाएगी। भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये पूरी पंक्ति है जिसके माध्यम से ये प्रश्न पूछा जाता है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं। सहजोबाई की ही बहन की चचेरी बहन थी दयाबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही चरणदास की शिष्याएं थी। साथ ही साथ देखिए, सहजोबाई की जो खुद की रचनाएं, स्वयं की रचनाएं, वो है गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। किंतु बेलवेडियर प्रेस ने 1962 में सहज प्रकाश के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है, प्रस्तुत किया है, प्रकाशित करवाया गया है सहज प्रकाश के नाम से। ठीक है, लेकिन खुद इन्होंने गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश लिखा। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके माध्यम से आप देखिए कि जब भी जो भी प्रश्न पत्र आपके पास हो, जिस भी प्रकाशन के हों, उनको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी जो एक प्रश्न, जैसे कहने को तो बहुत कम प्रश्न, 50 प्रश्न इसमें कुल पूछे गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके क्रमानुसार लगाने वाले हैं। 10 प्रश्न आपके क्रमानुसार लगाने वाले हैं, जो मैं आपको अलग से करवा चुकी हूँ। यानी क्रमानुसार लगाने वाले जो 10 प्रश्न हैं वो हम यहाँ नहीं करेंगे। नाटकों के, निबंधों के अध्यायवार 2004, 5, 6, 7 ऐसे करके अब तक के अलग प्लेलिस्ट है, वो मैं अपडेट कर दूंगी, वहां आपको मिल जाएंगे। 5 प्रश्न गद्यांश के हैं जो भी हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, गद्यांश के लिए कौन सा निबंध पढ़ना है, कहाँ से गद्यांश पूछा गया, तो वो मैं बता दूंगी, चैनल पे करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो कुल 35 प्रश्न हम 2004 के देखेंगे। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो उससे आसपास जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको आप यहीं देख लीजिए। पुराने प्रश्न पत्र करने का और कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ अब ये तो है नहीं कि कुछ ही प्रश्न रिपीट होंगे, लेकिन पूछे इसी तरीके से जाएंगे आपसे। ये सहजोबाई वाला आप अभी वर्तमान के पुराने 1-2 पेपर देखेंगे, वहां भी देखने को मिलेगा आपको। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी। चंदायन किस कवि की रचना है? तो हम सब जानते हैं कि चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। 1379 ईस्वी में ये लिखी गई थी और अवधी भाषा में है। ये चारों कवि अवधी भाषा के हैं। सूफी काव्य के अंतर्गत इनका काव्य आता है। मलक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का पद्मावत 1540 में लिखा गया। कुतुबन का मृगावती 1503 में लिखा गया। और मंझन का ये 1545 होगा, 1945 नहीं है। मंझन का था मधुमालती, तो ये जो है 1545 में लिखा गया। तो ये लगभग तभी की रचनाएं हैं। अरे भैया तो गजब। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। कब की? 1927 में। पूर्व नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन। और देखा जाए तो महात्मा गांधी प्लस एनी बेसेंट ने 1918 में सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में, मतलब एक ये पहले तो इस तरीके से हुई थी, बाद में इसको जो है 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में इसको स्थापित किया गया। और 1964 के संसद के अधिवेशन में इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। ये 2-3 प्रश्न हैं जो बनते हैं, आगामी पेपर में मिलेंगे आपको, तब समझ में आएगा कि मैं आपको इतना अतिरिक्त ज्ञान क्यों दे रही हूँ, है ना। आपको लग सकता है कि सीधा प्रश्न का उत्तर, लेकिन सीधा प्रश्न का उत्तर करने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको बुक स्टॉल पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जहाँ पुराने पेपर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि
कोई भी बुक ऐसी नहीं है जहां मिस प्रिंट नहीं हुआ है, गलत उत्तर दिए हुए हैं, कई जगह तो प्रश्न ही गलत छपे हुए हैं। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर तैयारी कर सकें। मान लीजिए कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, तो उसके आपका जो डाउट है उसका निराकरण कर दिया जाता है। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है और छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। अंशतः सही है, अंशतः सही है। स्वाधीनता आंदोलन से सीधा तो कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं एक तरीके से अब तो इस तरीके के आते नहीं है, स्थापना और तर्क के आते हैं। तो अब छायावाद का स्वाधीनता आंदोलन से संबंध स्थापित करना काव्य के आधार पे तो थोड़ा गलत ही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उनमें ये, बाकी आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा नहीं, इसको लगभग छोड़ ही दीजिए आप। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बघेली नहीं है, अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली पूर्वी हिंदी की है, आपको रटनी है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? सरस्वती में किया गया, ठीक है, मासिक पत्रिका थी ये और इसमें किया गया था। और आप जानते हैं कि 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला और उसके बाद ही मानकीकरण का प्रयास हुआ। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण प्रेमघन की है, 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। सुदर्शन की 1909 में जो है सुदर्शन जो पत्रिका देवकी नंदन की थी, देवकी नंदन और ये माधव जी हैं, ये काशी से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की थी, प्रयाग से प्रकाशित होती थी 1877 में। तो ये अलग अलग भी पूछी जाती है कि आनंद कादम्बिनी किसकी है, हिंदी प्रदीप किसकी है, तो पूरा डिटेल में हमने यही तैयार कर लिया। अब भले ही आपके ये 30-35 प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानिए कि इसके माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अंशतः सही है, बस इतना ही है, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि अलग से सारा प्लेलिस्ट में रजिस्टर पे नोट डाउन करके करवा चुकी हूँ और ज़रूरत होगी तो दोबारा करेंगे, नहीं उसी प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे। कौन सी बोली पूर्वी की नहीं है? तो अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली पूर्वी हिंदी की है, बार बार पूछी जाती है। 36 बाघें पूर्वी अवध में भ्रमण कर रही है, ट्रिक आपको बताई थी मैंने। मालवी नहीं है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? हैदराबाद से होता था, ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद से होता था। 15 अगस्त 1949 से लेकर 51 तक, ठीक है। और इसके संस्थापक थे बद्री प्रसाद विशाल। ये एक मासिक पत्रिका थी और 3 वर्ष तक मतलब इसका प्रकाशन हुआ था, ऐसा कुछ करके। और प्रधान संपादक आयेंद्र शर्मा जी थे। कल्पना पत्रिका काफ़ी फेमस रही है, इसके लिए इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। प्रधान संपादक आयेंद्र शर्मा थे, लेकिन सहयोगियों में डॉक्टर रघुवीर सिंह, प्रोफेसर रंजन, लोहिया के शिष्य बद्री विशाल पत्ती, मधुसूदन चतुर्वेदी, जगदीश मित्तल, गौतम राव व मुनीन्द्र, इन सब के नाम कल्पना पत्रिका से जुड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर मिसप्रिंट है, कल्पना का संपादक पूछा है, लेकिन ये माध्यम पत्रिका का संपादक पूछा गया था। तो माध्यम पत्रिका के संपादक हैं सत्यप्रकाश मिश्र। 1964 में ये पत्रिका निकलती थी, कौन सी? माध्यम, सत्यप्रकाश मिश्र की। रविंद्र कालिया की नया ज्ञानोदय 2002 में काफ़ी फेमस रही है, ठीक है। इसमें और नंद किशोर नवल की 1991 में कसौटी निकलती थी, वो भी काफ़ी फेमस रही है। और लेकिन कल्पना अपने आप में काफ़ी फेमस रही, हालांकि कम समय में तब निकल पाई, लेकिन काफ़ी फेमस रही। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे पूछते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अनुभुक्त हो जाते हैं, दोनों ही सही हैं। भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। कवियों का सही कालक्रम ये नहीं करेंगे और मतलब अलग से कर चुके हैं, यानी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपको बस उसमें मिल जाएंगे काल क्रमानुसार प्रश्न, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा का ये जो संस्मरण है मेरा परिवार 1975 में प्रकाशित हुआ और ये पशु पक्षियों पर केंद्रित है। मेरा परिवार की 1-2 कहानी आपको याद होंगी, गौरा गाय वाली, गिल्लू गिलहरी वाली, ये सब कहानियां उसमें हैं।
तो उनके पास जो पक्षी थे उन सब का, पशु पक्षियों का वर्णन है इसमें। सेठ वांकेमल किसकी कृति है? तो ये अमृतलाल नागर की है, 1955 में प्रकाशित हुई थी। अमृतलाल नागर की कौन सी है? सेठ वांकेमल। ठीक है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की तो बहुत सारी हैं। चंद हसीनों के खतूत काफी फेमस हुई। दिल्ली का दलाल है इनकी। यशपाल का उपन्यास झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, वो काफी फेमस हुए कहानी। भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र काफी फेमस है, और चित्रलेखा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इनकी, काफी फेमस कृतियां हैं बाकी लेखकों की भी। पर सेठ वांकेमल यहाँ पूछिए 1955। अमृतलाल नागर। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? उदय प्रकाश जी की, काफी फेमस कहानी है। बाकी देख लेते हैं। संजीव की प्रेम मुक्ति 1991 में काफी फेमस हुई। सृंजॉय की नंगा, ये 2001 के। सृंजॉय आधुनिक लेखक हैं, कई बार पूछे जा रहे हैं, 2001 में है। शिव मूर्ति की केशर कस्तूरी 1991 में ठीक ठाक चली थी कहानी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश की काफी फेमस हुई है। हिंदी नाटकों के मंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? यक्षगान शब्द जुड़ा हुआ है गिरीश कर्नाड से। ठीक है। यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया हिंदी नाटकों के मंचन में। गिरीश कर्नाड का एक नाटक है हयवदन, काफी फेमस रहा। नीलांबर परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कामायनी की पंक्तियां हैं श्रद्धा सर्ग में। श्रद्धा का ये परिचय। अलंकार पूछा है फिलहाल, तो फिलहाल उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आएगा, क्योंकि क्या लिखा है? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ज्यों मानो सम, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बाकी ये जो पंक्तियां हैं ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं, प्रसाद की फेमस पंक्तियां हैं। रचना क्रम वाले क्रमानुसार वाले हम यहाँ छोड़ ही रहे हैं, क्योंकि हम इसको अलग से कर चुके हैं। अब सुमेलित करने वाले देखेंगे। नैया बीच नदिया डूबती जाए किसकी है? अब नैया के बीच में नदिया थोड़ी डूब जाएगी, नदिया के बीच में नैया, लेकिन उलट बांसी है, तो उलट बांसियों के लिए कबीर फेमस करें। अजगर करे ना चाकरी सभी जानते हैं, ये दास मलुका की है। और गुरु सुआ जुई पंत दिखावा, सुआ होता है तोता, तो तोते वाली कौन सी है? तो ये पद्मावत है, तो इसके राइटर कौन है? जायसी। तब लग ही जीवो भलो देवो होए ना धीम, रहीम दास की ये पंक्तियां कहना चाहते हैं कि जब तक ही जीना भला है, जब तक धीमा देना धीमा नहीं हो, दान करना धीमा नहीं है, इतना आप पे पैसा हो कि आप दान कर सके, तब तक ही जीना है। बहुत दानी व्यक्ति थे, लेकिन जब गरीब हो गए तब दुखी होकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी। शुक्ल की बुक में आपने पढ़ी है तो मिल जाए, आप आसानी से कर लेंगे। नए विद्यार्थी ध्यान दें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी पुस्तकें प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट देखें। डेली प्रैक्टिस सेट्स में आपको करवा रही हूँ, वो भी देखें। पुराने टीजीटी के, पीजीटी के, आरपीएससी के, नेट के सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पुराने पेपर्स वगैरह, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। सुमेलित करना है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। और अखरावट है जायसी की। और सभी सूफी रचनाएं हैं। भाषा है इनकी अवधी। उस्मान कवि की है चित्रावली। अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा। इनको अध्यायों को तो समय में विभाजन किसका किया गया है? पृथ्वीराज रासो का, पद्मावत समय। और कांड कौन सा है? रामचरितमानस को कांडों में विभक्त किया गया। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। पद्मावत खंडों में है। नागमती वियोग खंड। सर्गों में है साकेत। साकेत का 9वां सर्ग खूब फेमस है और हमने अपने चैनल पे करा भी है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की, इसके भी करे हैं। पद्मावत का भी हमने पढ़ा है। रामचरितमानस का भी उत्तरकांड हम पढ़ रहे हैं, बालकांड पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज रासो में से भी हमने किया हुआ है। तो कुल मिला के इसमें ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध ना हो। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, तो आपको सभी की सभी ये जो रचनाएं ये मिल जाएंगी। और थोड़ा इनका जो भाग सिलेबस में वो करवाया हुआ है। बिहारी सतसई के रचयिता है पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की है। दोनों में अंतर है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की। तो इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है। नाटककारों और नाटकों को सुमेलित करना है।
अमर राठौर, यह जो है चतुर्सेन शास्त्री का है, 1923 में लिखा गया है। कर्तव्य सेठ गोविंद दास का है, 1936 में लिखा गया है। और इसके बाद राक्षस का मंदिर, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली हम बुकशाला पे पूरा पढ़ चुके हैं। विक्रमादित्य जो है यह पंडित उदय शंकर भट्ट का है, 1929 में लिखा गया है। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? संरचनावाद से। देरिंदाथेस के जो है प्रवर्तक। वृंद सतसई की विषय क्या है? तो वृंद सतसई वृंद कवि की नीति परक रचनाएं हैं, तो नीति से है। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। वर्तमान में हम छायावाद के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आधुनिक काल में, तो उसमें हमने देखा कि इसमें ब्रज भाषाओं की कविताओं का संकलन है। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? आपको भी बताया मैंने, यशपाल की प्रसिद्ध रचना है ये। अब उदय शंकर भट्ट की हम कई देख चुके हैं। उदय शंकर भट्ट का नाटक हमने देखा अभी इसी उसमें, विक्रमादित्य काफी फेमस हुआ है इनका। और भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र है। अमृतलाल नागर का अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा है, सेठ बांकेमल इनका फेमस है। ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में होता है। ब्रजबुली का प्रयोग बंगाल की भाषा के लिए होता है और कवि ईश्वर चंद्र ने काफी इसको बढ़ावा दिया है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब डली? तो ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 1873 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये जो है मैं आपको करवा रही हूँ जहाँ से, ये प्रतियोगिता साहित्य की सीरीज के प्रश्न हैं, लेकिन काफ़ी मिसप्रिंटिंग है इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1873। देखिए एक पत्रिका निकाली थी भारतेंदु ने, काल चक्र में उन्होंने ये घोषणा की कि हिंदी अब नई चाल में ढल रही है। तो ये वाक्य जो है एक कोटेशन की तरह इसको लिया गया है। बाकी तो कालचक्र पुस्तक में उन्होंने लिखा था 1873 सही उत्तर है इसका। अर्थालंकार कौन सा है? तो प्रतिवस्तु उपमा, यह अर्थालंकार है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? अग्निलीक, है ना। अग्निलीक राम कथा पर आधारित है। देखिए रश्मि रथी दिनकर का है, आप सभी जानते हैं, 1952 में ये प्रकाशित हुआ, खंड काव्य है। आत्मजयी 1965 में हुआ, कुंवर नारायण का है। भूमिजा नागार्जुन की है। अग्निलीक जो है भारत भूषण अग्रवाल की है। और राम कथा पर आधारित काव्य है अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की, लेकिन मूलतः इसकी नायिका भी सीता ही है। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो ये देवराज की कृति है। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है, दूसरे तार सप्तक के। अब तार सप्तक के आगे अगर प्रथम दूसरा तृतीय न दिया हुआ हो तो उसका मतलब होता है प्रथम तार सप्तक, ठीक है। द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ पूछेगा तो आगे लगाएगा दूसरे तार सप्तक के नहीं है, तीसरे तार सप्तक के नहीं, इस तरीके से लगा के देगा। तो इसी के साथ इस प्रश्न पत्र को यही समाप्त करते हैं, और बाकी कल हम 2005 के दोनों देखेंगे, जून और दिसंबर वाले दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। और तरीका हमारा यही रहेगा कि प्रकाशन वर्ष वाले हैं और स्थापना तर्क वाले हैं, ये प्रश्न अलग से प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जो है चेक कर लें उनको और साथ ही साथ करें। और बाकी गद्यांश वगैरह की बात ऐसी है कि ये निबंध भी मैं पूरे करवा चुकी हूँ, तो उसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। मिलती हूँ आपसे कल इसी चैनल पर या हिंदी बुकशाला पर। अंधा युग और भारत भारती चल रही है, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, तो किसी अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे अपने दूसरे चैनल हिंदी बुकशाला पर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।